नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की इजरायल यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करेंगे। भारत और इजरायल ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने गैर निर्धारित उड़ान संचालकों के लिए नियमों को सख्त किया। कहा, चूक के लिए केवल पायलटों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इजरायल रवाना होंगे। श्री मोदी की ये दूसरी इजरायल यात्रा होगी। इस दौरान वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत करेंगे। बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी कल इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हरगोज से मुलाकात करेंगे। और अब चलते हैं यरूशलेम में प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया के पास। जी धीरज, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर आपके पास क्या ताजा जानकारी है और आज उनके क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार करीब 4:15 बजे इजरायल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत होगी। दोनों ही नेता डिप्लोमेसी को पर्सनल टच देने के लिए जाने जाते हैं। आरंभिक स्वागत के बाद दोनों ही नेता यरूशलेम जाएंगे। 2 दिन के दौरे के सारे ही प्रोग्राम बाकी के यरूशलेम में ही निर्धारित है। भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी जो 1948 में इजराइल स्टेट बनने के बाद यहाँ स्थानांतरित हुए थे, सारे ही लोग प्रधानमंत्री को इजराइल में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। आज दिन में कम्युनिटी इवेंट के अलावा जो एक प्रोग्राम है वो टेक एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इजराइल की जो टॉप टेक्नोलॉजीज है उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है। ये प्रोग्राम्स के बाद सारे ही प्रोग्राम्स खास करके जिसमें सहमति के समझौते होने वाले हैं वो कल के लिए रखे हैं। लवलिन जी धीरज, प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे, इसके बारे में भी बताएं। आज जो मुख्य प्रोग्राम है वो यहाँ की संसद, जिसको कनेसेट कहा जाता है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन का है। इजराइल की संसद यानी कनेसेट एक सदनीय विधायिका है। कनेसेट में 120 सदस्य होते हैं जो लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं और दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने वाला है उसको लेकर पूरे ही इजराइल में उत्साह है और इन दिनों में भारतीय दृष्टिकोण को, खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को इजराइल में बहुत ही महत्व दिया जाता है। लवलिन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। भारत और इजरायल ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और मददगारों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में आयोजित भारत इजरायल संयुक्त कार्य समूह JWG की आतंकरोधी 10वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार व्यापक और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट। इस बैठक में भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के साथ अन्य हालिया हमलों की भी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी भर्ती, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, आतंकवाद वित्त पोषण और आतंकी गतिविधियों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और AI के बढ़ते उपयोग जैसे उभरते खतरों पर चर्चा की। दोनों पक्ष
प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सूचना साझाकरण के साथ साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक समन्वय को बढ़ाकर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक इजरायल में आयोजित करने का निर्णय लिया। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AINews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए। आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे और उनके निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। समिति ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के विकास को भी स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति आज बुल्ढाना जिले के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला का उद्घाटन करेंगी। इस मेले के दौरान लोगों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा और होम्योपैथी प्रणालियों में मुफ्त परामर्श, स्वास्थ्य जांच और दवाइयां प्रदान की जाएगी। शेगांव के आनंद सागर के समीप विसावा मैदान में आयोजित इस 4 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती और कृषि वानिकी के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और किसानों के लिए नए आजीविका के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं से इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने और पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय पौधों पर आधारित कृषि में अवसरों को देखने की अपील की है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का 31 मार्च तक 100% उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति स्कीम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय निधियों का समय पर कुशल उपयोग जरूरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित यशोदा मेडिसिटी में अत्याधुनिक AI सक्षम EICY कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल से जिला अस्पताल स्तर पर गहन चिकित्सा सेवाओं को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि AI सक्षम स्वास्थ्य सेवा समय पर बचाव, सटीक उपचार और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करती है, जो आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बैंकिंग क्षेत्र में डेटा विश्लेषण को बेहतर बनाने, रुझानों और धोखाधड़ी के जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने तथा ग्राहकों की सहभागिता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। नई दिल्ली में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो से ये पता चला है कि AI कैसे बैंकिंग तंत्र का तेजी से बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ब्लू मशीन्स AI की मार्केटिंग प्रमुख अर्पण खोसला ने बताया कि कंपनी एंटरप्राइज ग्रेड वॉइस AI ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। हम एंटरप्राइज वॉइस AI ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। हम वॉइस AI एजेंट बनाते हैं और उन्हें देश तथा विश्व की बड़ी कंपनियों में तैनात करते हैं। हम बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, विमानन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग की कई प्रमुख संस्थाओं के साथ काम करते हैं और वैश्विक स्तर पर भी सेवाएं देते हैं। श्री खोसला ने शिखर सम्मेलन को भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। मुझे लगता है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरा मानना है कि यह एक निर्णायक क्षण है जब दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि हम मात्र AI के उपभोक्ता ही नहीं हैं, बल्कि इसे विकसित भी कर सकते हैं। यह एक शानदार उदाहरण है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर्ड विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया गया। डीजीसीए ने कहा कि चार्टर्ड और वीआईपी उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर पायलट का फैसला अंतिम होगा। विमान संचालकों के विमान के मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलटों के अनुभव जैसे प्रमुख सुरक्षा विवरण सार्वजनिक करने होंगे। डीजीसीए सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और डाटा ऑडिट की शुरुआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के आह्वान का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है। 193 सदस्यीय महासभा में 107 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में और 12 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। भारत, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 51 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव यूक्रेन की ओर से प्रस्तुत किया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक वार्ता का तीसरा दौर कल जेनेवा में शुरू होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यदि कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए तो एक अभूतपूर्व समझौता संभव है। जनवरी 2026 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बाद ईरान की सरकार को गहन अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका के पल्लेकेले में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 165 रन के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। विश्व कप में आज सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच कोलंबो स्थित प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और विदर्भ में भी गरज के साथ बिजली चमकने का संभावना जताई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद लवलीन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में कल हुई कैबिनेट की पहली बैठक को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 3 रेल प्रोजेक्ट सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पत्र आगे लिखता है, कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाई गई। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले को दिया है सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए 14 साल की लड़कियों को सरकार लगाएगी फ्री टीके। पत्र के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को मिलेगा फायदा। इस महीने से कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की ये अनुमति कि ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की होगी तैनाती। जनसत्ता ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मतदान वाले दिन पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में पुलिसकर्मी होंगे तैनात। सरकार की नई आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को स्वागत योग्य कदम बताते हुए दैनिक भास्कर ने संपादकीय में लिखा है, नक्सलवाद के खात्मे के बाद गृह मंत्रालय ने उचित ये सोचा है कि कर्तव्यों को एक लक्षित नारे के रूप में लाया जाए ताकि सुरक्षाबद्ध सतर्क रहें। अमर उजाला ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संरचनात्मक बदलाव का संकेत बताते हुए लिखा है, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तथा रणनीतिक एकरूपता के लिए यह फैसला सराहनीय है। अमर उजाला के अनुसार बढ़ते वाहनों के बोझ के बीच ट्रैफिक कर्मियों की कमी से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी को अब गूगल का सहारा। पत्र के अनुसार जाम प्रभावित सड़कों और चौराहों का रियल टाइम डेटा लेकर संबंधित क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं पुलिसकर्मी। और उत्तर भारत में लगातार हो रहे मौसम में परिवर्तन पर दैनिक जागरण लिखता है, होली पर छूटेगा पसीना, 33 डिग्री जा सकता है अधिकतम तापमान। धन्यवाद मुनीश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन के इजरायल यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करेंगे। भारत और इजरायल ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने गैर निर्धारित उड़ान संचालकों के लिए नियमों को सख्त किया। कहा, चूक के लिए केवल पायलटों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।